नमस्कार, मैं डॉक्टर फिरोजा जाफर अली, सहायक प्राध्यापक हिंदी, कल्याण महाविद्यालय। आज के इस सत्र में हम निबंध चढ़ती उम्र निबंधकार बालकृष्ण भट्ट का अध्ययन करेंगे। यह निबंध एमए द्वितीय सेमेस्टर अष्टम पेपर आधुनिक गद्य साहित्य के पाठ्यक्रम पर आधारित है। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 को हुआ और निधन 20 जुलाई 1914 को। हिंदी के सफल पत्रकार, उपन्यासकार, नाटककार और निबंधकार थे। उन्हें आज की गद्य प्रधान कविता का जनक माना जा सकता है। हिंदी गद्य साहित्य के निर्माताओं में उनका प्रमुख स्थान है। भट्ट जी ने हिंदी साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में लिखा। उन्हें मूल रूप से निबंध लेखक के रूप में जाना जाता है, लेकिन उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं। भाषा की दृष्टि से अपने समय के लेखकों में भट्ट जी का बहुत अधिक स्थान है। वे अपनी रचनाओं में शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं। कीमत के अनुकूल शब्दों का चयन करने के लिए भट्ट जी बड़े कुशल थे। कहावत का खेल और मुहावरों का प्रयोग भी उन्होंने सुंदर ढंग से किया है। भट्ट जी की लेखन शैली को भी 2 डिग्री में रखा जा सकता है। एक प्रथम श्रेणी के परिचयात्मक शैली कहा जा सकता है। इस शैली में उन्होंने कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं। दूसरी श्रेणी में आने वाली शैली गूढ़ और गंभीर है। इस शैली में भट्ट जी ने अधिक मुस्तैदी से काम किया है। वर्णनात्मक शैली में भट्ट जी ने व्यवहारिक तथा सामाजिक विषयों पर निबंध लिखे हैं। जनसाधारण के लिए भट्ट जी ने इस शैली को अपनाया। उनकी उपन्यास शैली भी है, लेकिन यह उनके प्रतिनिधि शैली नहीं कहा जा सकता। विचारात्मक शैली भट्ट जी के द्वारा गंभीर विषयों पर निबंध लिखे गए, जो विचारात्मक शैली के अंतर्गत आते हैं। तर्क और विश्वास, ज्ञान और भक्ति, भाषण आदि निबंध विचारात्मक शैली के उदाहरण हैं। भावात्मक शैली का उपयोग भट्ट जी साहित्यिक निबंध में करते हैं। यह भट्ट जी की प्रतिनिधि शैली कही जा सकती है। व्यंग्यात्मक शैली, इस शैली में हास्य और व्यंग्य की प्रधानता है। विषय के अनुसार कहीं व्यंग्य बेहद मार्मिक और तीखा हो गया है। पंडित बालकृष्ण भट्ट जी के जीवन परिचय पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम पंडित वेणी प्रसाद था। स्कूल में 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भट्ट जी घर पर संस्कृत का अध्ययन किया करते थे। संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। भट्ट जी स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे। वह व्यापार के कामकाज करते हुए कुछ समय तक कायस्थ पाठशाला प्रयाग में संस्कृत के शिक्षक भी रहे, लेकिन उनके मन किसी में नहीं रमा। माता पिता जी से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा का व्रत लिया। भाषा की दृष्टि से अपने समय के लेखकों में भट्ट जी का स्थान बहुत ऊंचा है। उन्होंने अपनी रचनाओं में यथाशक्ति शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया। भावों के अनुकूल शब्दों का चुनाव करने में भट्ट जी बड़े कुशल थे। कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी उन्होंने सुंदर ढंग से किया है। भट्ट जी की भाषा में जहाँ तहाँ पूर्वीपन की झलक मिलती है, जैसे समझा बुझा के स्थान पर समझाए बुझाए लिखा गया है। चढ़ती उम्र निबंध पर बातचीत करने से पहले आइए निबंध के भेद पर एक दृष्टि डालते हैं। निबंध के मुख्यतः 2 भेद हैं, व्यक्ति के आधार पर, मस्तिष्क और हृदय के आधार पर। मुख्यतः मस्तिष्क और हृदय के आधार पर 2 प्रकार हैं, निज परक और विषय परक। इसमें निज परक 3 प्रकार का है, विचारात्मक, भावात्मक, आत्मपरक। विषय परक 2 प्रकार का है, वर्णनात्मक और विवरणात्मक। व्यक्ति के आधार पर व्यक्ति प्रधान या निज परक। इस निबंधों में निबंधकार की निजी भावनाओं, हर्ष, विषाद, वेदना, सुख आदि का वर्णन विवेचन होता है। वस्तु प्रधान या विषय प्रधान। इस निबंधों में निबंधकार अपने को अलग रखकर संसार के पदार्थों का विवेचन विश्लेषण करते हैं। मस्तिष्क और हृदय के आधार पर विचारात्मक निबंध की ओर दृष्टि डालते हैं।
गंभीर विषयों पर चिंतन मनन करके लिखे गए निबंध विचारात्मक निबंध होते हैं। भावात्मक निबंधों में भाव पक्ष अर्थात हृदय पक्ष की प्रधानता होती है। भावात्मक निबंध लेखक की संवेदनशीलता को व्यक्त करते हैं। समाज में व्याप्त राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक विद्रुपताओं को भी इस प्रकार के निबंधों के माध्यम से उजागर किया जाता है। मुख्यतः भट्ट जी के जो निबंध है चढ़ती उम्र, वो विवरणपरक और वर्णनात्मक निबंध के बीच का निबंध है, मुझे ऐसा महसूस होता है। विवरणात्मक निबंधों में देखते हैं इसमें ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक घटनाओं का विवरण दिया जाता है तथा उनमें कल्पना का भी यथोचित समावेश होता है। इनमें संभावना पर विशेष बल होता है। हिंदी के प्रारंभिक निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय आदि ने विवरणपरक निबंध लिखे हैं। वर्णनात्मक निबंधों में निबंधकार किसी घटना, तथ्य, दृश्य, वस्तु, स्थान का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। निबंध को समझने से पहले निबंधकार की उस निबंध में निजी अनुभूति क्या है, इसको समझना आवश्यक होता है। निबंध में बुद्धि तत्व को भाव तत्व में उतरना ही पड़ता है, इसलिए विचारों का प्राधान्य होते हुए भी निबंध में निजी अनुभूति की मुख्य भूमिका होती है। चढ़ती उम्र की भूमिका में बालकृष्ण भट्ट जी लिखते हैं, ईश्वर की सृष्टि में चढ़ती उम्र भी क्या ही सुहावनी होती है। चढ़ती उम्र एक प्रचलित लोकोक्ति अथवा मुहावरा है, जिसका अर्थ वह अवस्था है जिसमें कोई यौवन में प्रवेश कर रहा हो। भूमिका में लिखते हैं बालकृष्ण भट्ट जी, ईश्वर की सृष्टि में चढ़ती उम्र भी क्या ही सुहावनी होती है, जिसकी आमद में क्या स्त्री क्या पुरुष, कुरूप से कुरूप भी थोड़े समय के लिए अत्यंत भले और सुहावने मालूम पड़ते हैं। नई जवानी, नए ख्याल, नई उमंग, नई सज-धज, नई हौसले, चढ़ती उम्र के उफान में सब नया ही नया। मुख्यतः निबंध के 3 अंग होते हैं, पहला भूमिका, दूसरा विषय विस्तार, तीसरा उपसंहार। भूमिका, चढ़ती उम्र की भूमिका में प्रारंभ में भट्ट जी ने एक प्रभावशाली अनुच्छेद लिखा है। ईश्वर की सृष्टि में चढ़ती उम्र भी क्या ही सुहावनी होती है, जिसकी आमद में क्या स्त्री क्या पुरुष, कुरूप से कुरूप भी थोड़े समय के लिए अत्यंत भले और सुहावने मालूम होने लगते हैं। नई जवानी, नए ख्याल, नई उमंग, नई सज-धज, नए हौसले, चढ़ती उम्र के उफान में सब कुछ नया ही नया। जर्जरित, सड़े गले, घुने पुराने का कहीं लेश मात्र छुआव भी नहीं। इस दशा में नयों को जो पुरानों की कोई कदर जी में ना रही, तो इसमें अचरज की कौन सी बात हुई। इसमें भट्ट जी विषय का परिचय बहुत प्रभावशाली ढंग से देते हैं और भूमिका पढ़ते ही पाठक जो है निबंध को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, प्रेरित होते हैं। निबंध के अंग में दूसरा है विषय विस्तार। इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय के विभिन्न पहलुओं पर बालकृष्ण भट्ट जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार करते हुए उन्होंने विचार मंथन किया है। निबंध के अंग में तीसरा है उपसंहार। उपसंहार निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। भट्ट जी इस नियम का वह अक्षरशः पालन करते हुए अंतिम निबंध के अंतिम अंश में एक संदेश देते हुए कहते हैं कि यह लेख हमने केवल नई उम्र वालों के उद्देश्य से लिखा है। आशा है इसे ध्यान से लोग पढ़ेंगे तो अवश्य उनको एक प्रकार की चेतावनी होगी। नई उम्र में जो बहुत से दोष मनुष्य में आ जाते हैं उससे बचेंगे और समाज तथा अपने भी कल्याण साधन में अग्रसर होंगे।
भट्ट जी के निबंध में निबंध की 4 प्रमुख विशेषताएं दिखाई देती हैं। पहला है व्यक्तित्व का प्रकाशन। निबंध रचना का प्रथम लक्ष्य होता है व्यक्तित्व का प्रकाशन। भट्ट जी चढ़ती उम्र में स्वाभाविक रूप से पाठक के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। वह पाठकों से मित्र की तरह खुलकर सहज संलाप करते हैं। यही कारण है कि मैदान की स्वच्छ हवा में कुछ देर टहलने से चित्त को जिस प्रसन्नता और उत्साह की प्राप्ति होती है, इस निबंध को पढ़ने पर मन को वैसा ही खुशी मिलती है। निबंध में भट्ट जी कहते हैं, सदुपदेश, सद्गुण, अनेक विद्या, शिल्प और कला को वृक्ष की भांति उसमें आरोपण करने की सदा चेष्टा किया करते हैं। बाप माँ का उद्यम सफल हुआ और लड़का उनका इस चढ़ती उम्र में भलाई और अच्छे ढंग की ओर झुक पड़ा तो जीवन पर्यंत भली ही बात करते जाता है। अनेक विद्या का उपार्जन कर वंश का भूषण हो, जन्म भर अपने जन्मदाता को सुख देता रहता है। बुराई और कुढंग की ओर झुक पड़ा तो कुल का दूषण हो। आजीवन वह अपने माँ बाप को डहता है। इस चढ़ती उम्र में जब मनुष्य की यावत वस्तु का उपचय हो जाता है, एक विवेक या विचार अलबत्ता पास नहीं फटकने पाता। सच कहो तो विचार को अवकाश उम्र के धंसने पर ही मिलता है। परिपक्व बुद्धि या विचार शक्ति मनुष्य में तब तक नहीं आती जब तक उसकी चढ़ती जवानी का। भट्ट जी की निबंध की दूसरी विशेषता है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता निबंध में शुरू से लेकर अंत तक दिखाई देती है। चढ़ती उम्र निबंध ना तो बहुत ही लंबा है, ना ही बहुत ही छोटा है। फलतः निबंध का प्रभाव पाठक पर सर्वाधिक पड़ता है। संक्षिप्तता का एक उदाहरण निबंध से, इधर तरुणाई की तरल तरंग, उधर जो कहीं खाने पीने की आशा, इसके सिवाय बहुत सा धन पास हुआ और बेरोक टोक खुद मुख्तार मालिक, उसी बड़ी दौलत के हुए तब फिर क्या कहना। एक तो तित्त लौकी, दूजे चढ़ी नीम। ऐसी दशा में उनके दारुण लक्ष्मी मद की चिकित्सा और दर्प दाह ज्वर की गर्मी का शिशिरोपचार अति कष्ट साध्य है। उनके ऐश्वर्य तिमिर जनित अंधत्व के दूर करने को बरेली में भी अब तक ऐसा सुरमा इजाद ना। निबंध की तीसरी विशेषता है एक सूत्रता। देखा जाए तो श्रेष्ठ और सरल निबंध एक सूत्र में बंधे हुए होते हैं। कुछ लोगों के विचारानुसार निबंध में क्रम अथवा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहना भी ज़्यादा उचित प्रतीत नहीं होता। निबंध में निबंधकार स्वयं को अभिव्यक्त करता है, साथ ही उसमें भावों का आवेग भी रहता है। फिर भी निबंध में व्यक्तिक विशेषता का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि निबंधकार पागलों की तरह अर्थहीन भावहीन प्रयास करे, बल्कि सफल निबंधकार में चिंतन का सर्वत्र प्रकाश दिखाई देता है। यही प्रकाश चिंतन का अलौकिक व भव्य रूप इस निबंध में शुरू से लेकर अंत तक आपको दिखाई देगा। निबंध को एक सूत्र में बांधते हुए भट्ट जी चढ़ती उम्र में कहते हैं, जो नए वय में शांत है उसी को शांत कहना चाहिए। 40 वर्ष के उपरांत जब इंद्रियां शिथिल होने लगी और अपने अपने विषयों की ओर से उपराम को प्राप्त होने लगी, तब तो शांति अपने आप हमारा दामन पकड़ लेती है। घी ढरक गया, हमें रुखी ही भाती है। बुढ़ापे की शांति इसी भांति की है। चढ़ती जवानी की उमंग का स्वरूप किसी ने इस तरह पर दिखलाया है। चुलबुल चालाक चुस्त चर पर छीन छीन में होत, छैल छबीले छिछोरे और छोर के। नई जवानी में आए हुए को जब ये सब बातें ना हो, वरन संजीदगी और गौरव का आदर उसके चित्त में हो, तो उसको शांत कहना चाहिए। भट्ट जी की निबंध की अंतिम विशेषता है अन्विति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टोटलिटी। भट्ट जी के समस्त विचार आपस में मिलकर एक संपूर्ण चित्र बनाते हैं।
और एक माला में अनेक पुष्प एक सूत्रता में ग्रथित होकर ही माला सादृश्य सौंदर्य ग्रहण करते हैं, उसी तरह का सौंदर्य आपको चढ़ती उम्र में सर्वत्र दिखाई देगा। निबंध के प्रत्येक विचार चिंतन, प्रत्येक भाव तथा प्रत्येक आवेग आपस में अन्वित होकर एक विशेष आभा मंडल बनाते हैं। इस प्रकार चढ़ती उम्र में संबंधित विषय जो लिया गया है उसका पर्याप्त ज्ञान सर्वत्र है। विचार क्रमबद्ध रूप से लिखे गए हैं। निबंध की भाषा रोचक एवं सरल है। निबंध के वाक्य छोटे छोटे हैं, प्रभावशाली हैं। निबंध संक्षिप्त है। अनावश्यक बातें आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगी। व्याकरण के नियमों और विराम आदि चिन्हों का उचित प्रयोग किया गया है। विषय के अनुसार निबंध में मुहावरों, लोकोक्तियों का भी प्रयोग है। मुहावरों के प्रयोग से निबंध अत्यंत सशक्त बन पड़ा है। निबंध के विषय पर अतिरिक्त जानकारी आपको कहीं भी प्राप्त हो जाएगी। निबंध का शीर्षक जो है बहुत ही सरल और सामयिक है। आरंभ, मध्य, अंत में किसी उक्ति अथवा विषय से संबंधित कविता की पंक्ति का उल्लेख है जो आपको निबंध में दिखाई देगा। निबंध की शब्द सीमा सीमित है और व्यर्थ की बातें कहीं नहीं लिखी गई है। विषय के अनुरूप निबंध को विस्तार दिया गया है। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंधकार ने अपने विचार प्रकट किए हैं। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वर्तनी व भाषा की शुद्धता, लेखन की स्वच्छता एवं विराम चिन्ह आपको स्पष्टतः पूरे निबंध में दिखाई दे। आइए अब निबंध में महत्वपूर्ण व्याख्या खंड पर नज़र डालते हैं। निबंध में बुद्धि तत्व को भाव तत्व में उतरना ही पड़ता है, इसलिए विचारों का प्राधान्य होते हुए भी निबंध में निजी अनुभूति की मुख्य भूमिका होती है। व्याख्या खंड की शुरुआत करते हैं। नई जवानी, नए ख्याल, नई उमंग, नई सज-धज, नई हौसले, चढ़ती उम्र के उफान में सब नया ही नया। जर्जरित, सड़े भुने पुराने का कहीं लेस या छुआव भी नहीं। इस दशा में नए को जो पुरानों की कोई कदर जी में न रही तो इसमें अचरज की कौन सी बात हुई। नयों की अपनी ओर अश्रद्धा देख पुराने जो उन्हें अशालीन, धृष्ट और गुस्ताख कहकर बदनाम करें तो पुरानों की पुरानी अकल की खूबी है। यद्यपि वे खुद भी अपनी चढ़ती उम्र में ऐसे ही थे। लोहे तांबे उतार अब बड़े संजीदा और बुजुर्ग बन बैठे तो अब चढ़ती उम्र वालों में नुक्ताचीनी करते सब दोष देख झुंझलाते हैं। यह नहीं सोचते कि इस नई उम्र के उभार में जो कुछ विनीत भाव, नम्रता, भलाई की ओर झुकावट और बुराई से घिन बनी रहे वही गनीमत है। नहीं तो आदमी की ज़िंदगी में यह वक्त ऐसा नाजुक और अल्हड़ बने का होता है कि उसके जोश में जो कुछ निकृष्ट काम आदमी ना कर गुजरे वही उसकी तारीफ। देखिए, व्याख्या खंड बहुत ही सरल और सहज भाषा में है। आप आसानी से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसी तरह जितने भी पैराग्राफ हैं आपके निबंध में वो बहुत ही सरल हैं। कुछ एक कठिन शब्दों का प्रयोग भट्ट जी ने किया है, जैसे यह उम्र अनेक दुर्व्यसन या बुराई के उगने और बढ़ने की प्ररोह भूमि है। प्ररोह मतलब चढ़ाव, अंकुरित होना या बढ़ना। जैसे खेत सब जोत बो के तैयार किया जाता है तो उसमें जो बोया जाता है वह दिन दुना रात चौगुना भभकता हुआ बढ़ता जाता है। आप देखिए, प्ररोह शब्द का उन्होंने लाइन में, आगे की लाइन में उन्होंने उसकी व्याख्या कर दी है। अथवा नई जवानी, फलवंत उर्वरा पृथ्वी एक बाग है जिसमें मेवे के उम्दा पेड़ न लगाए जाए तो लंबी लंबी घास आप से आप उग जाती है। इसी से चतुर सयाने बागवान की तरह अच्छे माँ बाप अपनी संतान की फिक्र करते हैं। निबंध के एक और अनुच्छेद पर चर्चा करते हैं।
नई जवानी में आए हुए को जब ये सब बातें ना हो, वरन संजीदगी और गौरव का आदर उसके चित्त में हो, तो उसी को शांत कहना चाहिए और ऐसा ही मनुष्य समाज का अगुवा होने लायक है, जिसकी संख्या बहुत कम पाई जाती है। कोई कोई ऐसे हैं जो इस असिधारा व्रत के व्रती पाए जाते हैं। इसमें असिधारा शब्द का अर्थ है ऐसा व्रत जो बहुत कठोर होता है, जो तलवार की धार पर चलने के समान होता है। ऐसे असिधारा व्रत के व्रती पाए जाते हैं। नई जवानी के आरंभ में जैसा एक स्वाभाविक गहन अविवेकाधिकार बुद्धि में छाया रहता है, वह ऐसा नहीं है कि जिसे साधारण चिराग की क्या ताकत वरन बिजली की रोशनी भी हटा सके। इधर तरुणाई की तरल तरंग, उधर जो कहीं खाने पीने की आशा। इसके सिवाय बहुत सा धन पास हुआ और बेरोक टोक खुद मुख्तार मालिक उसी बड़ी दौलत के, तब फिर क्या कहना। एक तो तितलौकी और दूजे चढ़ी नीम। तितलौकी एक प्रसिद्ध लता है जिसमें कद्दू के आकार का फल लगता है, जो अत्यंत कड़वा होता है। वो आप कह सकते हैं ये मुहावरा एक जो है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, बिल्कुल उसी तरह का है। तो तितलौकी दूजे चढ़ी नीम। ऐसी दशा में उनके दारुण लक्ष्मी मद की चिकित्सा और दर्प दाह ज्वर की गर्मी का जलन, दर्प दाह मतलब जलन वाली ज्वर की गर्मी का शिशिरोपचार अति कष्ट साध्य है। उनके ऐश्वर्य तिमिर जनित अंधत्व, पुनः मैं इस शब्द का उल्लेख कर रही हूँ, ऐश्वर्य तिमिर जनित अंधत्व अति वैभव से उत्पन्न होने वाला अंधेरा। जब ज़्यादा धन वैभव पैसा पास में आ जाता है तो व्यक्ति के आँख पर एक तरह से पट्टी बन जाता है। तो वो जो घमंड की जो पट्टी होती है उसी से उत्पन्न अंधेरे के बारे में निबंधकार कह रहे हैं कि उनके ऐश्वर्य तिमिर जनित अंधत्व के दूर करने को बरेली में अब तक ऐसा कोई सुरमा ना इजाद किया गया। इस तरह बालकृष्ण भट्ट जी की निबंध चढ़ती उम्र का यह सत्र समाप्त होता है। बच्चों, अगर आपको कोई जिज्ञासा है या कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए शीर्षक के साथ।